नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिर से हो सकता है नागरिकता कानून का देश भर में विरोध प्रदर्शन। जामिया और शाहीन बाग में भारी पुलिस बल तैनात। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। नागरिकता कानून के खिलाफ फिर से एकजुट हो सकते हैं देश के नागरिक। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का विशाल धरना प्रदर्शन। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की कर दी है उत्तर प्रदेश में भी मांग। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना का खतरा बताकर संसद का शीतकालीन सत्र को कर दिया गया रद्द, जिस पर कांग्रेस बोली कि किसानों के मुद्दे पर सवालों से भाग रही है मोदी सरकार। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि क्या किसानों के खिलाफ ये जो कानून है और इसी के साथ नागरिकता कानून है, ये दोनों रद्द होने चाहिए कि नहीं। हाँ या ना में अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। फिर हो सकते हैं सीएए एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन। जामिया शाहीन बाग में भारी पुलिस बल तैनात। जी हां दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर से संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार जेएनयू के छात्र संघ प्रकार का कदम उठा सकते हैं। ऐसे में दिल्ली पुलिस इस बार पहले से ही अलर्ट हो गई है। शाहीन बाग और जामिया नगर में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इन इलाकों में भीड़ एकत्रित करने की मनाही है। साथ ही हर किसी पर पुलिस की पैनी नजर है। सुरक्षा को कड़ी करते हुए दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली में साल 2020 की शुरुआत में ही संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गए थे। पूरी दिल्ली के कई इलाकों में लोग धरने पर बैठे थे। इनमें से शाहीन बाग और जामिया का धरना लंबे समय तक सुर्खियों में बना रहा है। शाहीन बाग के धरने को अब तक सबसे लंबा धरना भी माना जा रहा है। वहीं इस स्थान से लोगों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का सहारा लेना पड़ा। इसके बाद भी यहाँ पर धरने पर बैठी महिला अपने स्थान से नहीं हिली। इसी बीच दिल्ली में चुनाव भी हुए और धरना लगातार चलता रहा। दिल्ली चुनावों के बाद 23 से 26 फरवरी के बीच दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों ने हिंसात्मक रूप ले लिया और ये हिंसा सांप्रदायिक दंगों में तब्दील हो गया। इन दंगों में करीब 53 लोग मारे गए, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई लोगों की पूरी संपत्ति में आग लगा दी गई। दुकानें, पेट्रोल पंप, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं का विशाल धरना प्रदर्शन। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। जी हां दोस्तों, देश भर में कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। यह प्रोटेस्ट शास्त्री चौक पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सपा जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान सपा के कार्यकर्ताओं ने तीनों कृषि विरोधी कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। इसके साथ ही धरने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदर को सौंपा। इस दौरान डायनामाइट न्यूज से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष महेंद्र नाथ यादव ने कहा कि किसानों की एकजुटता रंग लाएगी और सरकार को किसानों की मांग मानना ही होगा। केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अडानी और अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान हितों का गला घोंट रही है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं धरने को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी ने कहा कि पिछले 19 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर भारी तादाद में किसान 3 कृषि काले कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर आंदोलित हैं। 11 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन केंद्र की सरकार हटवादी रवैया अपनाए हुए हैं। यह स्थितियां लोकतंत्र में शुभ नहीं है। वहीं अगर राष्ट्रपति को भेजे 11 सूत्रीय ज्ञापन की बात करें तो इसमें किसान विरोधी तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद किए जाने, गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराए जाने, दिल्ली में संघर्षरत किसानों की मांगों को माने जाने, 7 दिसंबर 2020 से किसानों के समर्थन में सपा नेताओं पर दर्ज मुकदमों को वापस लिए जाने समेत कई अन्य मांग भी शामिल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना का खतरा बताकर संसद का शीतकालीन सत्र रद्द। कांग्रेस बोली किसानों के मुद्दों पर सवाल से भाग रही मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, संसद का शीतकालीन सत्र भी कोरोना महामारी के भेंट चढ़ गया है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले के बीच संसद का शीतकालीन सत्र न बुलाने का फैसला किया गया है। संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सभी दल शीत सत्र न करने के पक्ष में हैं। उन्होंने बताया कि जनवरी में सीधे बजट सत्र होगा, यानी अब सीधे बजट सत्र होगा जिसमें बजट पेश किया जाएगा। कांग्रेस
कांग्रेस नेता और लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि उन्होंने शीत सत्र को आयोजित नहीं किए जाने का सुझाव नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने इसे आयोजित करने का सुझाव दिया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार संसद में किसान विरोध जैसे मुद्दे पर प्रश्नों से भागने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें, पिछले साल बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हुआ था और उसके पिछले साल 2018 में यह 28 जनवरी से शुरू हुआ था। आपको बता दें, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर बहस के लिए अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था। उन्होंने मांग की थी कि संसद के शीतकालीन सत्र को शुरू किया जाए, चाहे यह कुछ ही दिनों के लिए ही हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकार के लिए पूंजीपति सबसे अच्छे दोस्त राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार की नजर में आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी और पूंजीपति ही उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार को लापरवाह बताते हुए कहा है कि वे कोरोना फैलाने वाले और छात्र विरोधी भी हैं। राहुल केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है कि मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले छात्र राष्ट्र विरोधी हैं, चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हैं, प्रवासी मजदूर कोरोना फैलाने वाले हैं, बलात्कार की पीड़िता कुछ नहीं है और आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी हैं। उन्होंने कहकर यह सिर्फ पूंजीपति ही उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के निकट कई स्थानों पर किसान संगठन पिछले करीब 3 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है और हाल ही में किसानों ने भूख हड़ताल भी की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल के बयान का राउत ने किया समर्थन, कहा सरकार के खिलाफ बोलने वाले हो जाते हैं देशद्रोही। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार की नजर में आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी और पूंजीपति उसके सबसे अच्छे दोस्त हैं। वहीं कांग्रेस नेता के इस बयान पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने अपना समर्थन दिया है और कहा कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो देश की भावना है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो देश की भावना है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे आप देशद्रोही बोलेंगे, किसानों को आप देशद्रोही, पाकिस्तान और चीन के साथ साठगांठ है बोलेंगे। कल हम कुछ बोलेंगे तो हमें भी देशद्रोही बोलेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार के लिए विरोध करने वाले छात्र राष्ट्र विरोधी हैं, चिंतित नागरिक अर्बन नक्सल हैं, प्रवासी मजदूर कोरोना फैलाने वाले हैं, बलात्कार की पीड़िता कुछ नहीं है और आंदोलनकारी किसान खालिस्तानी हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के निकट कई स्थानों पर किसान संगठन पिछले करीब 3 सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। वे इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों पर रार नहीं झुक रही मोदी सरकार। ट्विटर पर नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 19 दिनों से जारी है। टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर समेत अन्य जगहों पर किसान नेताओं के साथ भारी संख्या में किसान अनशन पर है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला है। वहीं मोदी सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। इसी बीच ट्विटर पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की मांग हो रही है। ट्विटर पर यूजर सरकार की आलोचना करते हुए #नरेंद्र तोमर इस्तीफा 2 ट्रेंड करा रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि किसान ठंड में अपने हक के लिए बैठे हैं और इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक अन्य यूजर ने लिखा, पीएम मोदी को सिर्फ अदानी और अंबानी की चिंता है, गरीब किसान मरता है तो मरने दो, सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, नरेंद्र तोमर इस्तीफा दो सोचने वाली बात है, जिसने कोरोना महामारी में जनता को एक मास्क तक नहीं दिया, उल्टे मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री पर जीएसटी लगा दिया। वह बंदा किसानों को जबरदस्ती करोड़पति बनाने पर तुला है। बता दें, हरियाणा के कुछ किसान नेता सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करेंगे। हरियाणा युवा किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेश यादव की अगुवाई में आज कृषि मंत्री से मुलाकात होगी, जिसमें ताज़ा कृषि कानूनों पर चर्चा की जाएगी। केंद्र सरकार लगातार अलग अलग राज्यों के किसानों से मुलाकात कर रही है और कृषि कानूनों को लेकर मंथन कर रही है। इससे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उत्तराखंड के किसानों से मुलाकात की थी, जिसमें किसानों ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस ने किया परेशान तो थानों में बांध देंगे गाय भैंस, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, सरकार और किसानों के बीच फिलहाल नए कृषि कानूनों पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। आज 14 दिसंबर को किसानों ने देश भर में आंदोलन किया। किसान संगठनों का दावा है कि उनका आंदोलन देश भर में सफल रहा है। साथ ही पुलिस द्वारा परेशान किए जाने पर आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। बातचीत से समाधान चाहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, हमारा आज का आंदोलन सफल और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। हम बातचीत से इसका समाधान चाहते हैं। यहाँ से किसान वापस नहीं जाएगा। अगर पुलिस प्रशासन
द्वारा हमारी ट्रॉलियों को रोका गया तो ऊपर का रास्ता जाम करेंगे और हमें कुछ कहा तो गाँव में थानों में पशु बांधेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है, किसान आंदोलन के दौरान अभी सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। प्रस्ताव आएगा तो जगह और टाइम प्रशासन और सरकार द्वारा बताया जाएगा। हम दिल्ली के चारों ओर बैठ गए हैं, सरकार का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों से शरारती तत्वों से सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है, हमारे बीच कोई गलत तत्व न आने पाए जिससे हमारा आंदोलन प्रभावित हो। बता दें, बीते 2 हफ्ते से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसान आंदोलन जारी है। सरकार और किसानों के बीच 5 दौर की बातचीत हो चुकी है। एक बार किसान संगठन के नेता गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल चुके हैं, लेकिन सारी बैठकें बेनतीजा रहीं। इसके बाद सरकार ने किसानों को लिखित में एक प्रस्ताव भी भेजा, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। किसान अब भी नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंदोलन कर रहे किसानों का माफीनामा वायरल, लिखा, तकलीफ देना उद्देश्य नहीं मजबूरी है। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली एनसीआर की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। सर्दी के सितम भी किसानों को डिगा नहीं पा रहा है। वहीं किसानों के इस धरना प्रदर्शन की वजह से लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इस परेशानी को समझते हुए किसानों ने लोगों से माफी मांगी है और अपनी मजबूरी भी बताई है। किसानों का ये माफीनामा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसानों का माफीनामा, यह माफीनामा संयुक्त किसान मोर्चा संगठन का बताया जा रहा है। माफीनामा में लिखा है, हम किसान हैं, लोग हमें अन्नदाता कहते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं वह हमारे लिए 3 कानून की सौगात लेकर आए हैं। हम कहते हैं ये सौगात नहीं सजा है। हमें सौगात देनी है तो फसल का उचित मूल्य देने की कानूनी गारंटी दे। मतपत्र में आगे लिखा है, बस यही मांग लेकर हम देश की राजधानी दिल्ली में जाना चाहते हैं। अपनी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं। सरकार बातचीत का दिखावा तो करती है लेकिन सुनती नहीं। पत्र में आगे लिखा है, सड़क बंद करना, जनता को तकलीफ देना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो मजबूरी में यहाँ बैठे हैं। फिर भी हमारे इस आंदोलन से आपको जो तकलीफ हो रही है उसके लिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। अगर किसी भी बीमार या बुजुर्ग को दिक्कत हो, एम्बुलेंस रुकी हो या और कोई इमरजेंसी हो तो कृपया हमारे वॉलंटियर से संपर्क करें, वो आपकी तुरंत मदद करेंगे। मैं एक किसान, बता दे, दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते कई रास्ते बंद हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर बंद पड़े हुए हैं। रास्ते बंद होने की वजह से कई जगह डायवर्जन है। जहां रास्ते खुले भी हैं वहां भीषण जाम लगता है। इस बीच किसान एम्बुलेंस या आवश्यक कार्य से जा रहे लोगों को निकालने के लिए रास्ता बनाते भी देखे गए हैं। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए किसानों ने माफीनामा जारी किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार से उठी मांग, राहुल गांधी फिर से संभाले कांग्रेस की कमान। जी हां दोस्तों, बिहार कांग्रेस के एक गुट ने परिचर्चा आयोजित कर विधानसभा चुनाव में हुई पार्टी की हार पर चिंता व्यक्त की। पूर्व विधायक जनार्दन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने कई फैसले लिए। परिचर्चा के बाद एआईसीसी सदस्य और राज्य भर से आए अन्य नेताओं ने बैठक कर राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान संभालने का आग्रह करने का प्रस्ताव पास किया। एक अन्य प्रस्ताव में बिहार कांग्रेस में हुए कथित टिकट घोटाले के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। बैठक में लखीसराय के जिलाध्यक्ष प्रभात कुमार ने अपने जिले में पार्टी उम्मीदवारों की हार का जिम्मा लेते हुए पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। पूर्व विधायक जनार्दन शर्मा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि दूसरे नेताओं को भी इस्तीफा देना चाहिए। खुद राहुल गांधी ने 2014 के चुनाव में हार का जिम्मा लेते हुए यह मिसाल पेश की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव 2022, इन दलों के साथ अखिलेश यादव करेंगे गठबंधन। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार सभी मोर्चों पर विफल रही है और कहा कि किसान आंदोलन के साथ समाजवादी पार्टी पूरी ईमानदारी से खड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसान विरोधी है। आज किसान अपना हक मांगने के लिए आंदोलन कर रहा है और सरकार उनका हक नहीं दे रही है। इसके अलावा अखिलेश से जब गठबंधन को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस बार छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। चुनाव जीतने के बाद काफी लंबे समय के बाद आजमगढ़ पहुंचे सपा सुप्रीमो से मिलने के लिए एक वक्त ऐसा आया कि कार्यकर्ताओं का धैर्य टूट गया, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस का दरवाजा तोड़ दिया। इसे लेकर पुलिस कर्मियों और सपा कार्यकर्ताओं में कहासुनी हुई। हंगामा बढ़ते देख अखिलेश यादव सर्किट हाउस में बिना कार्यकर्ताओं से मिले एक सपा नेता के घर मिलने चले गए। अपनी प्रवास के पहले दिन रविवार यानी 13 दिसंबर को पूर्व मंत्री रहे वसीम अहमद के निधन पर उनके परिजनों को अपनी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके घर भी गए थे। सपा सुप्रीमो ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और हवाई पट्टी की
हवाई पट्टी को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया और कहा कि दूसरे को ठेका देने के उद्देश्य से मौजूदा सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का ठेका निरस्त कर दूसरे को ठेका दे दिया। गुणवत्ता से समझौता कर सरकार द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है। एक्सप्रेस वे बनने के बाद जनता खुद आकलन करेगी। गठबंधन के सवाल पर सपा सुप्रीमो ने साफ किया कि इस बार उनका गठबंधन छोटे दलों से होगा। शिवपाल के सवाल पर कहा, यह घर का मसला है, मिल बैठकर हल किया जाएगा। करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानून के खिलाफ भूख हड़ताल पर अन्नदाता, कृषि मंत्री तोमर से आज मुलाकात करेंगे किसान। 10 बड़ी बातें। जी हां दोस्तों, केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन सोमवार और तेज होगा। नवंबर महीने के अंत से दिल्ली के बॉर्डर पर 1,500 किसानों की एक दिन की भूख हड़ताल शुरू हो गई है। इसके अलावा किसान देश भर में धरना देंगे। एक हफ्ते के भीतर किसानों का यह दूसरा देशव्यापी प्रदर्शन होगा। इससे पहले पिछले मंगलवार को किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। विभिन्न राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया था। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद किसानों का कहना है कि जब तक नए कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन के बीच किसान संगठनों का कहना है कि प्रदर्शनकारी सोमवार को देश भर में कलेक्ट्रेट कार्यालयों का घेराव करेंगे और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक अनशन करेंगे। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल आंदोलन तेज करने की किसानों की योजना का एक हिस्सा है। किसान आंदोलन को लेकर सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला मौजूद रहे। वहीं कृषि कानून पर कुछ किसान कृषि भवन में 1 बजे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि वह भी किसानों के साथ उपवास रखेंगे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुहिम में शामिल होने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा, केंद्र को किसानों की सभी मांगे माननी चाहिए और गारंटीड न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बिल लाना चाहिए। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के अपना प्रदर्शन तेज करने के बीच केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को कहा कि सरकार जल्द ही एक तारीख तय कर किसान संघ के नेताओं को अगले दौर की वार्ता के लिए बुलाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अरविंद केजरीवाल द्वारा किसानों के समर्थन में सोमवार को उपवास रखने की घोषणा को नाटक बताया। सिंह ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर को कृषि कानूनों में से एक को बेशर्मी से अधिसूचित कर किसानों की पीठ में छुरा भौंका है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र पर राहुल का तीखा वार, बोले मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को बताया कोरोना जुमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज को कोरोना जुमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन बीते लंबा समय हो गया, लेकिन अब तक घोषणा में माहिर सरकार का यह पैकेज हकीकत की जमीन पर नहीं उतर सका है। वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर राहत पैकेज को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, चुनावी जुमला 15 लाख अकाउंट में, कोरोना जुमला 20 लाख करोड़ का पैकेज। उन्होंने कहा कि जुमले वाली सरकार सिर्फ लोगों को बहलाने का काम कर रही है। अपने ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने एक खबर भी साझा की है जिसमें सूचना के अधिकार कानून के तहत सामने आई जानकारी को जगह दी गई है। खबर के मुताबिक इस साल मई माह में सरकार की ओर से 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बावजूद लोगों को उसका लाभ नहीं मिल सका है। घोषणा के करीब 6 महीने बाद भी राहत पैकेज का मात्र 10% ही जारी हुआ है। ऐसे में सरकार का लोगों को राहत पहुंचाने का वादा एक बार फिर सिर्फ घोषणा भर ही रह गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आजमगढ़ में अखिलेश यादव की पदयात्रा रोकने को घेराबंदी, सपा कार्यकर्ताओं ने तोड़ा गेट। जी हां दोस्तों, आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की किसानों के पक्ष में पदयात्रा की आशंका में सर्किट हाउस की जबरदस्त घेरेबंदी की गई। अखिलेश से मुलाकात की कोशिश में कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की और सर्किट हाउस का गेट भी तोड़ दिया। इसी बीच अखिलेश बिना कार्यकर्ताओं से मिले पार्टी नेता के घर आयोजित कार्यक्रम में निकल गए। लंबे समय बाद 2 दिवसीय दौरे पर रविवार की रात अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे अखिलेश को लेकर सपाइयों में जबरदस्त उत्साह था। अखिलेश का मुख्य कार्यक्रम दिवंगत वसीम अहमद के परिवार से मिलना और पार्टी नेताओं के यहां आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में जाना था। कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद अखिलेश सर्किट हाउस में रुके। इसी बीच सोमवार को प्रदेश मुख्यालयों पर सभा के प्रदर्शन को देखते हुए सर्किट हाउस पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई। देर रात खुद डीआईजी अखिलेश से मिलने पहुंचे। अपने नेता से मुलाकात और उनके साथ पदयात्रा की चाह में बड़ी संख्या में सिपाही सर्किट हाउस पहुंच गए। यहां पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हो गई। धक्का मुक्की में सर्किट हाउस का गेट भी टूट गया। गेट टूटते ही सुरक्षा कर्मियों के माथे पर पसीना आ गया। किसी तरह सपा कार्यकर्ताओं को रोका गया। हंगामा बढ़ते देख अखिलेश रानी की सराय स्थित पार्टी नेता इसरार के घर कार्यक्रम में निकल गए। उनके निकलते ही जहां सपा कार्यकर्ता निराश हुए, वहीं पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। इससे पहले आजमगढ़ पहुंचने पर अखिलेश यादव ने कहा है कि किसान केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों का शोषण कर रही है। केंद्र की सरकार को केवल पूंजीपतियों की चिंता है। किसान हित की बात करना केवल उनका दिखावा है। सर्दी के समय में किसान लाठी खा
रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है, लेकिन सरकार वह भी नहीं देख रही है। उन्होंने कहा कि बिजली का बिल एवं डीजल का मूल्य बेतहाशा बढ़ रहा है, किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है, धान बेचने में पूरी तरह से अराजकता है, लेकिन सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने किसानों की मांग ना मानी तो अर्जुन अवार्ड लौटाएंगे भारतीय कबड्डी टीम के कोच असन सांगवान। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों का सारथी अब अर्जुन अवार्ड प्लेयर्स बनेंगे। सारथी भी एक दो नहीं बल्कि 1 दर्जन के करीब। भारतीय कबड्डी टीम के कोच ने भिवानी में ऐलान करते हुए कहा है कि सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो वो किसानों के हक में अपने अर्जुन अवार्ड लौटा देंगे। बता दें कि जिस प्रकार हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, उसी तरह खेलों में भी पूरी दुनिया में यहाँ के लालों का नाम है। इनमें से अधिकतर किसान परिवारों से आते हैं। यही कारण है कि अब ये अर्जुन अवार्ड ने किसानों का सारथी बनने का फैसला किया है। सबसे पहले भारतीय कबड्डी टीम के कोच अर्जुन अवार्डी असन सांगवान सामने आए हैं। असन सांगवान फिलहाल भारतीय कबड्डी टीम के कोच हैं और इन्हें साल 1994 में भीम अवार्ड, साल 1996 में भारत गौरव तथा साल 1998 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। असन कुमार का कहना है कि प्रदेश में उनके समय के अर्जुन अवार्डी किसानों के समर्थन में हैं, क्योंकि खिलाड़ी किसान परिवारों से आते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानूनों को किसान हित में बता रही है, लेकिन किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार इन कानूनों को किसानों का जबरन पर ना थोपे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।